देखिएगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीपीएसई 141, ठीक है। गांधी और समसामयिक विश्व, ये पूरी किताब महात्मा गांधी पर ही है, इस बात को याद रखिएगा। पूरी बुक में अगर मैं बात करूं तो महात्मा गांधी से रिलेटेड ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। महात्मा गांधी के जो आंदोलन है वो सारे क्वेश्चन इसमें आते ही आते हैं। अगर मैं इस बुक की बात करूं तो इस बुक में टोटल 14 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 14 चैप्टर हैं। और 14 के 14 क्या भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एक एग्जाम में आते ही आते हैं। पूरी बुक को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी के जो विचार हैं, महात्मा गांधी का जो जन्म है, महात्मा गांधी के जो आंदोलन है, या महात्मा गांधी के कौन कौन से सिद्धांत हैं, इन्हीं सभी चीजों के बारे में आप लोगों को इस बुक में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भाई, पहला चैप्टर क्या रहेगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है? गांधी और उनका जीवन काल क्या है, यानी महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, साथ में उनका जीवन काल। भाई महात्मा गांधी का बचपन कैसा है और महात्मा गांधी ने इंग्लैंड में किस प्रकार से दिन बिताए थे, खासतौर से बचपन को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। और भारत में महात्मा गांधी का संघर्ष क्या करा, महात्मा गांधी ने भारत में भाई कौन कौन से आंदोलन किए, या कौन कौन से आंदोलनों में महात्मा गांधी की भूमिका हम लोगों को देखने को मिलती है। तो देखिएगा, मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, यानी 1869 को 2 अक्टूबर को मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। और इनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कहां पर हुआ है भैया? गुजरात में हुआ, पोरबंदर में। इनके माता पिता, यानी इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा इनकी माता का नाम पुतलीबाई था, यानी गांधी जी की मां का नाम क्या? पुतलीबाई। हालांकि गांधी जी जाति के व्यापारी हैं, यानी बनिया थे, यानी जाति से अगर आप देखोगे तो महात्मा गांधी कौन सी जाति के हैं भैया? बनिया हैं। वह कई सारे महत्वपूर्ण पदों पर भी पहुंचे हैं। मोहनदास के पिता, यानी गांधी जी के जो पिता हैं, वो पोरबंदर के न्यायालय के सदस्य, यानी महात्मा गांधी के जो फादर थे, जो पोरबंदर में जो कोर्ट होती है, जो न्यायालय होता था, उसके मेंबर थे, उसके सदस्य थे। उनके दादा कह सकते जूनागढ़ के छोटे राज में थे। गांधी जी कई सारे धार्मिक वातावरण में पले बढ़े हैं, यानी महात्मा गांधी की अगर आप लोग बात करेंगे तो उनका जो जीवन है कई सारे धार्मिक वातावरण में बीता है। गांधी जी के जो माता पिता थे वह हिंदू थे, और कैसे हिंदू हैं? वैष्णव हिंदू हैं। वैष्णव हिंदू का मतलब यानी जो भैया भगवान विष्णु को मानते हैं, या जो लोग भगवान विष्णु की पूजा या उपासना करते हैं, हम उन्हें वैष्णव कहते हैं। उनकी माता यानी गांधी जी की जो माता थी, वो कह सकते एक प्रकार से हिंदू थी, और कह सकते हिंदू और मुसलमान दोनों चीजों को ये लोग मानते हैं। गांधी जी ने वैष्णव की पवित्र पुस्तक और कुरान को सम्मान दिया है, यानी महात्मा गांधी भैया हिंदू को भी सम्मान देते हैं, मुसलमान को भी सम्मान देते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी का जो जीवन है, जो घर परिवार है, वो काफी एक प्रकार से धार्मिक परिवार से आते हैं। उनके पिताजी के दोस्तों में से कई जैन थे, जिन्होंने अहिंसा और आत्म अनुशासन के सिद्धांत की शिक्षा दी। गांधी जी पर ईसाई धर्म का भी प्रभाव पड़ा है, लेकिन बचपन में ईसाई धर्म की उपस्थिति नहीं दिखाई देती है। बहुत से हिंदुओं की तरह उन्हें कई धार्मिक मान्यताओं को माना, लेकिन ना तो उन्हें किसी दूसरे परंपरा से गहरा ज्ञान नहीं था। गांधी जी एक बहुत शर्मीले टाइप के लड़के थे, यानी महात्मा गांधी क्या थे भैया? बचपन में बहुत शर्मीले थे, यानी बहुत कह सकते हैं जी शर्माते थे, ठीक है, शर्मीले थे। और पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत होशियार नहीं थे, एक लिमिटेड यानी कह सकते औसत दर्जे का बच्चा था, ठीक है। और अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान कह सकते उनका जो प्रदर्शन था, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, बहुत अच्छे नंबर नहीं आते थे, यानी मीडियम टाइप के एक बच्चे थे। और गांधी जी की शादी कस्तूरबा बाई से हुई थी जब उनकी उम्र 13 साल थी, यानी 13 साल की उम्र में महात्मा गांधी का शादी हो गया था। और कब हो गया था? जब उनकी उम्र 13 साल थी। गांधी जी के जीवन की घटनाएं, जिनके परिणाम स्वरूप उनका मन पति और पत्नी की भूमिकाओं में बसने की कोशिश था,
तो उन्हें बाल विवाह विरोधी बना दिया। यानी महात्मा गांधी बाल विवाह का विरोध तो करते हैं, लेकिन कह सकते हैं भाई जब महात्मा गांधी बचपन में थे तो उनकी शादी छोटेपन में ही हो गई थी। मोहनदास यानी गांधी जी के बचपन का शुरुआती जो समय है वो पोरबंदर में बीता। वहां से उन्होंने अन्य बच्चों की तरह काफी शरारती थे, जो शिक्षक को पीठ पीछे उनका नाम रख देते। गांधी इस प्रकार के काफी शरारती बच्चे थे। उन्होंने स्कूल का आनंद लिया और पहाड़ों को यादगार बनाया। गांधी जी उनकी माँ उनको मुनिया कहकर के बुलाती थी। जब उनकी 7 साल की उम्र थी तब उनके पिता राजकोट के कोद के सदस्य बन गए, इसलिए माता पिता पोरबंदर से राजकोट चले गए और मोहन यानी गांधी जी का जो बचपन है वो राजकोट में बीता और राजकोट से प्राथमिक विद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की। गांधी जब युवा होते बड़े होते हैं तो वह काफी शर्मीले हैं और गांधी समय के बड़े पाबंद थे भाई, टाइम लिमिट का बहुत पाबंदी रखते थे। उन्हें देर से स्कूल पहुंचना बिल्कुल पसंद नहीं था। स्कूल बंद होने के बाद वो जल्दी से घर आ जाते थे। बाद में थोड़ा बड़ा होने के बाद उन्होंने सड़कों और समुद्र के किनारे थोड़ा बहुत खेलना शुरू किया। गांधी जी एक सामान्य छात्र से इतने डरपोक थे कि किशोरावस्था में अंधेरे में सोते नहीं थे, यानी डरते बहुत थे। अंधेरे में बिल्कुल भी कह सकते भाई ये सोते होते नहीं थे। एक बार उन्होंने अपने भाई के सोने के बावजूद वह अपने पिता से डरते थे, यानी गांधी अपने पिता से बहुत डरते थे। अगर हम लोग बात करें, अपने पिता को लिखित रूप से कबूल किया कि इन से बाहर निकल के उन्होंने बहुत सारी कोशिश की। तो गांधी बहुत डरते थे, बहुत शर्मीले थे, अपने पिता से बहुत ज्यादा डरते भी। गांधी जी हिंसा को नहीं मानते थे। उनके पिता उस समय बीमार थे जब वह पढ़ने के लिए गए, उनकी आंखों में आंसू थे। ठीक है, तो गांधी जी का कह सकते हैं अपनी माता और अपने पिता के प्रति बहुत ही ज्यादा क्या भैया लगाव था। मोहनदास करमचंद गांधी 1887 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। यानी गांधी जी ने 10वीं की परीक्षा कब पास की जी? 1887 में। कहां से? बॉम्बे विश्वविद्यालय से। एक साल पहले उनके पिता की मृत्यु ने परिवार को तहस नहस कर दिया। परिवार का एकमात्र लड़का होने के नाते वह पढ़ाई में लगे थे। परिवार की उम्मीदों पर इन पर ही टिकी थी और बाद में ये भावनगर भेज दिया गया जहां इन्होंने कॉलेज किया। दुर्भाग्य से अंग्रेजी माध्यम था, यह व्याख्यान समझ नहीं पाते थे और कोई प्रगति नहीं कर पाते थे। गांधी जी कई बार काफी निराश हो जाते और फिर आगे चल करके गांधी जी इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए थे। क्या भाई? अपनी पढ़ाई के लिए, यानी बैरिस्टर या कह सकते वकालत की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी को इंग्लैंड भेजा गया था। 18 वर्ष की उम्र में सितंबर 1988 में वह इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड से कह सकते उन्होंने वकालत यानी कह सकते भैया बैरिस्टर के रूप में उन्होंने अपना पढ़ाई लिखाई की है। तभी तो गांधी आकर के भारत में वकालत करते हैं। देखो, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका भी जाते हैं। एक मुकदमे के केस में गांधी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और दक्षिण अफ्रीका में भी भैया क्या था? अंग्रेजों का शासन था। तो इसलिए वहां पर अंग्रेज जिस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका पर दमन करते थे और जिस प्रकार से वहां पर करते थे, उसको लेकर के गांधी जी ने कह सकते दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारी उन्होंने आवाज उठाई है। 15 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आते हैं। यानी दक्षिण अफ्रीका में बताया जाता है उन्होंने लगभग 20 से 21 साल उन्होंने संघर्ष किया है। ठीक है, भारत में महात्मा गांधी के संघर्ष क्या? देखो, अप्रैल 1993 को गांधी जी अफ्रीका गए और एक अनुभवहीन बैरिस्टर बन के गए थे, लेकिन कह सकते जब गांधी जनवरी 1915 में आते हैं तो बिल्कुल बदला हुआ गांधी आते हैं। वह भारत उनके लोगों की समस्या को अच्छी तरह से जानते थे। महात्मा गांधी कह सकते भाई जब भारत आते हैं तो यहाँ के लोगों की समस्या को जानते नहीं थे, तो गांधी ने अपने राजनीतिक गुरु गोखले से वादा किया कि गांधी जी देश में 1 साल तक घूमेंगे और देश की समस्याओं को जानेंगे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम है जी? गोपाल कृष्ण गोखले नाम है। तो गोपाल कृष्ण गोखले से गांधी जी ने कहा था कि जब वो भारत आए थे कि मैं 1 साल भैया भारत में घूमूंगा, भारत का भ्रमण करूंगा और भारत की समस्याएं क्या उनको जानूंगा, तब जाकर के वो कोई आंदोलन करेंगे। ठीक है, 1 साल घूमने के बाद गांधी जी अहमदाबाद के बाहरी इलाके में साबरमती के किनारे उन्होंने एक प्रकार से आश्रम बनाया, जहां उन्होंने मई 1915 में कह सकते कि सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने भारत में गांधी जी का पहला संबोधन, पहला भाषण फरवरी 1916 में उन्होंने
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, यानी कह सकते बीएचयू में जाकर के महात्मा गांधी ने अपना पहला भाषण दिया। अंग्रेजी में बोलते हुए उन्होंने अपने देशवासियों की विदेशी भाषा में संबोधित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे गांधी को बड़ा अपमान और बड़ा शर्म महसूस हुआ। भारत में गांधी का पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में किसानों के लिए किया। गांधी ने जो पहला आंदोलन किया था वो बिहार में किसानों के लिए चंपारण सत्याग्रह किया, जहां वह 1917 में गरीब किसानों के अनुरोध पर शोषण और किसानों की शिकायतों के बारे में गए। गांधी जी ने किसानों को ब्रिटिश कंपनी ने अपनी जमीन 15% हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया, पूरी फसल किराए पर देने के लिए मजबूर किया। इस इलाके में नील किसानों को गांधी का एक चैंपियन दिखा और गांधी उन्हें रिहा करने के लिए मजिस्ट्रेट को शर्मिंदा होना पड़ा। यानी गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन जो किया वो बिहार के चंपारण में किया और किसानों को लेकर के भाई मेरे उन्होंने एक आंदोलन किया था, गांधी का जो पहला आंदोलन था। उसके बाद गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा में आंदोलन किया, जहां पर कह सकते हैं उन्होंने मिल मजदूरों को लेकर के उन्होंने आंदोलन किया, ठीक है। और कह सकते गांधी जी ने शुरू में 3 छोटे छोटे आंदोलन अहमदाबाद यानी कह सकते उन्होंने चंपारण में आंदोलन किया, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में उन्होंने आंदोलन किया और गुजरात के खेड़ा में कृषि संकट को लेकर के महात्मा गांधी ने इस प्रकार से कह सकते उन्होंने शुरू में 3 छोटे आंदोलन किए और आगे चल करके महात्मा गांधी भाई बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, ये सब तो आपको पता ही होगा। महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में खिलाफत आंदोलन किया। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन क्या है भाई? खिलाफत आंदोलन जो एक प्रकार से कह सकते हो कि मुसलमानों के समर्थन में किया गया एक आंदोलन है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि मुसलमानों का जो राजनीतिक और जो धार्मिक नेता होता है उसको खलीफा बोला जाता है, ठीक है। और तुर्की एक देश है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो ब्रिटेन ने बोला था कि अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर ब्रिटेन की जीत हुई तो जो खलीफा है उसके पद या पोस्ट को हम समाप्त कर देंगे। तो भारतीय मुसलमान जो थे वो कह सकते एक प्रकार से भारतीय मुसलमान जो है वो कह सकते तुर्की से जुड़े नहीं है, लेकिन कह सकते हो कि जो खलीफा है वो मुसलमानों का राजनीतिक और धार्मिक गुरु है। तो भाई उस खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमानों ने जो आंदोलन किया उसे खिलाफत आंदोलन बोला जाता है। और महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन से जुड़े और महात्मा गांधी ने कहा कि अगर खिलाफत की मांगों को नहीं माना जाएगा तो महात्मा गांधी भारत में असहयोग आंदोलन करेंगे। तो महात्मा गांधी का जो दूसरा आंदोलन है वो असहयोग आंदोलन है। 1920 और 1921 के आसपास, 1921 ही मान लीजिए कि महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन है। असहयोग आंदोलन का मतलब होता कि गांधी जी का मानना था कि भाई हम लोग अंग्रेजों का सहयोग कर रहे हैं ना, तभी तो अंग्रेज हमारे देश में शासन कर रहे हैं, इसलिए भैया अंग्रेजों का बिल्कुल भी सहयोग नहीं करना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? असहयोग आंदोलन बोला जाता है। महात्मा गांधी का जो दूसरा आंदोलन था। फिर महात्मा गांधी जी नमक सत्याग्रह किया, जिसमें साइमन कमीशन, क्योंकि भारत में नियम कानूनों को बनाने को लेकर के एक कमीशन आया था, एक आयोग आया था जिसमें कोई भी भारतीय नहीं था, सारे अंग्रेज थे। इसको लेकर के आंदोलन हुआ जिसे साइमन कमीशन बोला जाता है। साइमन कमीशन गो बैक। और यहाँ पर पंजाब में लाठी चार्ज हुआ था जिसमें लाला लाजपत राय को लाठी लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है। और आपको पता होगा इसी बीच में कि भाई नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया, जिसको हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो महात्मा गांधी ने भारत में एक आंदोलन किया जिसको नमक सत्याग्रह या आप लोग सविनय अवज्ञा नमक आंदोलन क्या था भाई? कि अंग्रेजों ने नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, कोई भी आम आदमी नमक नहीं बना सकता था, सिर्फ अंग्रेज या जो कंपनी थी वही अंग्रेज बना। तो गांधी जी ने नमक बना करके इस नियम कानून को तोड़ा था। अगला गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसको गोलमेज सम्मेलन। भाई अंग्रेजों ने भारत में कानून, गोलमेज मतलब समझते हो, राउंड टेबल मीटिंग इसको बोला जाता है। आप लोगों ने देखा जब हम लोग मीटिंग करते हैं तो उस मीटिंग में एक टेबल होती है जो गोलाकार होती है, सभी लोग उसके बगल बगल बैठते हैं, इसी को गोलमेज सम्मेलन बोला जाता है। तो गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को बुलाया गया था, लेकिन गांधी नहीं जाते हैं। बाद में गांधी गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं और भारत की आवाज वहां पर रखते हैं। तो गोलमेज भारत छोड़ो आंदोलन में भी कह सकते गांधी जी ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया।
और यह 1942 में 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया, कह सकते हो कि महात्मा गांधी का एक बड़ा आंदोलन था। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता और भारत का विभाजन, भाई अंग्रेजों ने 1946 में फैसला कर दिया कि वो भारत को स्वतंत्र करके जाएंगे, इसलिए भाई उन्होंने संविधान सभा बनाई और भारत का भाई विभाजन भी होता, लेकिन गांधी भारत के विभाजन को नहीं मानते थे। लेकिन अंग्रेजों ने एक प्रकार से भाई उनका मकसद ही था कि भाई भारत का विभाजन होगा, इसलिए अगर आप देखेंगे तो भाई भारत के विभाजन यानी भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी होता है। और फिर कह सकते हैं महात्मा गांधी जी की जो हत्या है वो 30 जनवरी 1948 को होती है। महात्मा गांधी जी ने 30 जनवरी 1948 को अपना शरीर त्याग दिया और उनको भाई नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी। नाथूराम गोडसे एक कट्टरपंथी था जिसने पाकिस्तान के विभाजन, ये गांधी ने भैया पाकिस्तान का विभाजन किया है और इसको यानी गांधी को इसका दोषी मानते हुए उनको गोली मार दी गई। महात्मा गांधी को गोली मारने में नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे पर मुकदमा चला और इनको दोषी माना गया। 15 नवंबर 1949 को कह सकते हो कि नाथूराम गोडसे को फांसी दे दी गई थी। तो महात्मा गांधी ने भारत में कौन कौन से आंदोलन किए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं। समझ रहे हो, जो मैं पढ़ा रहा हूं पेपर में, समझ लो एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा पहले चैप्टर से। और भाई मेरे कितने नंबर का आएगा? 20 नंबर का आएगा। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूं इसको पढ़ करके जाना जरूरी है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर दूसरा क्या रहेगा? गांधी की आधुनिक सभ्यता और वैकल्पिक आधुनिकता की अवधारणा क्या है। यानी भाई महात्मा गांधी की आधुनिक सभ्यता पर क्या सोच है और मशीनीकरण पर क्या सोच है। देखो भाई महात्मा गांधी औद्योगिकरण को अच्छा नहीं मानते, इंडस्ट्री को अच्छा नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि उनका मानना था कि जो हस्तशिल्प उद्योग है वो बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन है। इससे जो हाथ से लोग काम कर रहे हैं भाई उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गांधी जी मशीनों की भी आलोचना करते थे, मशीनीकरण का, क्योंकि महात्मा गांधी भाई सूत काटो, चरखा चलाओ, इसी को तो एक प्रकार से बढ़ावा देते थे। तो ना तो इंडस्ट्री के पक्षधर है महात्मा गांधी इस इंडस्ट्री को नहीं मानते भाई, उसको कहते, उसकी आलोचना करते थे, उसकी बुराई करते थे, उसका मजाक बनाते थे महात्मा गांधी। और कह सकते मशीनीकरण का ऐसा क्यों करते थे? उसका रीजन है क्योंकि भारत में हाथ से काम करने की बहुत ज्यादा रहा, हस्तशिल्प उद्योग भारत में बहुत था। तो महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता को बढ़ाते थे, हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ाते थे। महात्मा गांधी आधुनिकीकरण के नहीं और कह सकते मशीनीकरण के नहीं, बल्कि महात्मा गांधी हस्तशिल्प जो उद्योग है, जो खादी उद्योग है, उसको बढ़ावा देने का विचार जो है वो गांधी का विचार है। आप समझ सकते हो, क्योंकि भाई हमारे देश में तो ज्यादा काम जो हाथ से किया जाता था ना, हाथ से ही हमारे देश में सारी चीजें बनती हैं। तो देखिए महात्मा गांधी ने आधुनिक सभ्यता और भारत की स्वतंत्रता पर, देखो गांधी ने कहा कि भारतीयों ने अपनी सभ्यता को खुद से दूर कर लिया। देखो महात्मा गांधी कहते थे कि भाई भारतीय जो लोग हैं वो भारतीय सभ्यता को भूलती जा रहे हैं। अंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेजी खान पान, अंग्रेजी व्यवहार, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी बोलचाल, अंग्रेजी उठना, अंग्रेजी बैठना, यानी हम लोग अपनी भारतीय सभ्यता से दूर होते जा रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने ये कहा कि भाई भारत के जो लोग हैं वो स्वयं ही अपनी सभ्यता को भूल रहे हैं, बल्कि विदेशी सभ्यता जो अंग्रेजों की सभ्यता उसको अपना रहे हैं, जो अनिवार्य रूप से आध्यात्मिक था। इसके बजाय भौतिक समृद्धि की ओर महात्मा गांधी कहते हैं कि लोग जो हैं वो सिर्फ भौतिक समृद्धि, सुख सुविधाओं की तरफ लोग भाग रहे हैं। लोग जो हैं वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, लोग अध्यात्म को नहीं मानना चाहते हैं, लोग धार्मिक कम होते जा रहे हैं और लोग जो हैं वो सुख सुविधाओं के पक्षधर ज्यादा होते जा रहे हैं। और ये क्या करेगा? लोगों को एक दिन कह सकते हो कि खास तौर से जो उदारवाद है या कह सकते जो बाजार है उसके चपेट में लोग धीरे धीरे आते जा रहे हैं। लोग जो हैं वो भारतीय सभ्यता से दूर होते जा रहे हैं। और महात्मा गांधी जो अंग्रेजी सभ्यता है जिसको आधुनिक सभ्यता कहा जा रहा भैया उसके पक्षधर नहीं है। कहते महात्मा गांधी का मानना था कि जो अंग्रेजों की सभ्यता है वो अच्छी नहीं है, ये भारत की गुलामी का कारण है और अंग्रेजों को अगर हमें हराना है और भारत को हमें जिताना है तो भैया हमें अपनी भारतीय सभ्यता को अपनाना पड़ेगा। हमें भारतीय खान पान, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय जो कल्चर है उसको ज्यादा से ज्यादा
बढ़ावा देने की बात हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत के जो लोग हैं वो अपनी सभ्यता, संस्कृति, कल्चर से जो हैं दूर होते जा रहे हैं, और इससे हमारी जो स्वतंत्रता की लड़ाई है और हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम है उसको बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। यानी जो आधुनिक सभ्यता है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को क्या कर रही है जी, कमजोर कर रही है पूरी तरह से। ये महात्मा गांधी का मानना है, यानी कह सकते हैं गांधी जी का बिल्कुल मानना है कि अब भारतीय अपनी सभ्यता की महानता को नहीं मान पा रहे हैं। भारतीय लोगों को अपनी सभ्यता को समझना पड़ेगा, भारतीय लोगों को अपनी सभ्यता को जानना पड़ेगा, तभी उस गुलामी की जंजीर को तोड़ सकते हैं। गांधी जी का मानना है कि भारतीय सभ्यता की कमजोरी का दौर था, और गांधी का मानना है कि जिस दौरान अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया उस समय गांधी का मानना है कि भाई जो रेलवे आई, जो टेलीफोन आया, जो वकील, डॉक्टर, इस प्रकार से भारतीयों को लाभ तो पहुंचा है और ये अच्छी बात है, लेकिन गांधी का मानना है कि हमें भारतीय सभ्यता, भारतीय खान पान, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय व्यवहार, भारतीय कल्चर को अपनाना पड़ेगा, तभी हम अपनी सभ्यता को जान पाएंगे, तभी हम अपने देश को स्वतंत्र और आजाद कर पाएंगे। महात्मा गांधी जो हैं वो आधुनिक सभ्यता के भाई बिल्कुल नहीं मानते, उसके पक्षधर नहीं है। खास तौर से अंग्रेजी सभ्यता का उन्होंने बहुत ज्यादा विरोध किया है, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक हम भारतीय सभ्यता को, भारतीय संस्कारों को, भारतीय चीजों को महत्व नहीं देंगे तब तक भैया भारत स्वतंत्र नहीं हो सकता और हमें आजादी नहीं मिल सकती है। महात्मा गांधी औद्योगिकरण और मशीनीकरण की खूब आलोचना करते हैं। महात्मा गांधी का मानना है कि औद्योगिकरण जो है वो पश्चिम देशों की हिंसक रणनीति है। गांधी का मानना था कि उद्योग धंधों ने समाज में अमीर और गरीब को बांट दिया है। भैया अगर आप देखोगे तो उद्योग धंधे कौन लगाता, अमीर लगाता ना, पूंजीपति लगाता, खूब पैसा कमाता है, और इससे क्या होता कि हमारे समाज में अमीर और गरीब की खाई बढ़ जाती है। इससे समाज में आर्थिक यानी पैसे को लेकर के बहुत ज्यादा असमानता पैदा होती है, और समाज में एक गरीब वर्ग का जन्म होता है जिसे मजदूर कहते हैं। मजदूरों के पास ना तो खाने को है, ना तो अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ होता है। और यानी महात्मा गांधी का मानना है कि औद्योगिकरण जो है, इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा लगेगी, इससे क्या होगा कि समाज में अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जाएगी, और अमीरी गरीबी के कारण कह सकते कि भारत आगे चल करके भाई स्वतंत्र नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो औद्योगिकरण है वो अमीरों को तो फायदा पहुंचाता है लेकिन गरीबों को क्या नुकसान पहुंचाता है। गांधी जी मशीन को नहीं मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि मशीन जो है वो भारत की गरीबों के पक्षधर नहीं है। गांधी जी चरखे का बात करते थे, और गांधी जी का मानना था चरखे चला करके सूत काटना चाहिए, और जो औद्योगिकरण है यह एक प्रकार से अंग्रेजों का हथियार है। गांधी जी स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए कहते हैं कि हमें मशीनों को नहीं अपनाना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि भारत में जो हस्तशिल्प जो उद्योग है, हाथ से जो हमारे देश में जो कपड़े बन रहे हैं, जो चीजें बन रही हैं, उन्हीं चीजों को हमें अपनाना चाहिए, और भारत में खादी ग्राम उद्योग को अधिक से अधिक हमें बढ़ावा देने की बात महात्मा गांधी कहते हैं। महात्मा गांधी कहते थे कि हमें स्वदेशी उत्पाद, भारत में बने कपड़े, भारत में बनी चीजों को अपनाना चाहिए, और जो मशीनों से चीजें बन रही हैं उनको बिल्कुल बाइकाट करते थे। महात्मा गांधी औद्योगिकरण को नहीं मानते, क्योंकि भैया औद्योगिकरण एक पक्ष को तो बहुत पैसा दे देता है, लेकिन इससे समाज में गरीबी और अमीरी की जो खाई है वो बहुत बढ़ जाती है। तो महात्मा गांधी खादी का खूब प्रचार करते थे, क्योंकि खादी भारतीय थी, और महात्मा गांधी भैया कह सकते हैं कि स्वदेशी चीजों को अपनाने के पक्षधर हम लोगों को दिखाई देते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि महात्मा गांधी मशीन का एक प्रकार से विरोध करते हैं, क्योंकि मशीनों के जो बने प्रोडक्ट हैं उससे जो भैया हाथ से बनाने वाले लोग हैं वो तो बेरोजगार हो जाएंगे ना, उनका तो काम खत्म हो जाएगा ना। इसलिए महात्मा गांधी चरखा चलाने की बात करते थे, चरखे से सूत काटने की बात करते थे, और महात्मा गांधी कह सकते हो एक प्रकार से जो हाथ से बनी गई चीजें हैं, जो हाथ से कपड़ा बन रहा है, जो हाथ से काम हो रहा है, उसके पक्षधर हैं। क्योंकि भारत में ज्यादातर जो छोटे मोटे जो उद्योग धंधे थे उसमें ज्यादातर लोग हाथों से ही काम करते थे, और भाई जब मशीन आ जाएगी तो क्या होगा, हाथ से काम करने वालों की तो नौकरियां चली जाएंगी ना, उनका रोजगार छिन जाएगा ना। इसलिए महात्मा गांधी कह सकते कि मशीनों का विरोध किया उन्होंने, और कह सकते कि महात्मा गांधी जो हैं वो एक प्रकार से आधुनिकीकरण का भी विरोध किया, क्योंकि उससे समाज में अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ रही थी। तो महात्मा गांधी से रिलेटेड जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं ना,
ये 100% भाई आपको देखने को मिलेगा। महात्मा गांधी आधुनिक शिक्षा को भी नहीं मानते हैं, क्योंकि गांधी का मानना था कि जो आधुनिक शिक्षा है वो अंग्रेजी को बढ़ावा दे रही है और अंग्रेजी कल्चर लोगों को सिखा रही है, बल्कि हमें भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने का पक्षधर हैं। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा का पूरा विरोध किया, क्योंकि भाई उससे हमारे लोग अंग्रेजी वातावरण को, अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति को सीख जाएंगे, जो भारत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इसलिए महात्मा गांधी भारतीय शिक्षा के पक्षधर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो दूसरा चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर बताता हूँ। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 3 क्या रहेगा, गांधी विकास समीक्षा। यानी गांधी भैया विकास को क्या मानते हैं, पर्यावरण के लिए नुकसानदेह महात्मा गांधी मानते हैं कि भाई अगर जितना डेवलपमेंट होगा, जितना विकास होगा, उतना ही हमारे पर्यावरण को क्या भाई नुकसान पहुंचेगा। गांधी का मानना था कि भाई जितना ज़्यादा इंडस्ट्री लगेगी, जितना ज़्यादा कंपनी लगेगी, जितना ज़्यादा घर बनेंगे, जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, वो हमारे पर्यावरण के लिए क्या भाई नुकसान ही पहुंचेगा। और सच्ची बात भी है भाई। इसलिए गांधी जी असमान विकास की बात करते हैं। गांधी का मानना था कि जो विकास है वो कहीं पर तो विकास हो जाता है और कहीं पर विकास नहीं होता। इसलिए क्या है कि गांधी का मानना था कि पूरे देश में या पूरी दुनिया में अगर हम विकास की बात करें तो कुछ चीज़ें डेवलप हैं, कुछ चीज़ें डेवलप नहीं है। इससे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा असुविधा होती है। ठीक है, ये इसकी बात करते हैं। और गांधी जी का जो मानना भाई विकास को लेकर के, गांधी का मानना था कि जो विकास है वह हिंसा को बढ़ाता है। देखो कई लोगों का मानना है कि विकास और हिंसा में संबंध है। हिंसा की समस्या ने विशेष रूप से अस्थायी रूप ले लिया है, क्योंकि विकास आदिवासी, स्वदेशी, मछुआरे और श्रमिकों के लोगों को विस्थापन का कारण बनता है। देखो गांधी कहते थे भाई मेरे कि अगर विकास होगा तो इससे क्या होगा कि भैया जो आदिवासी लोग जंगलों में रहते हैं उनको जंगलों से तो निकल के जाना पड़ेगा ना भाई। जब जंगलों को काटा जाएगा और जंगलों को काट काट करके विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, तो इससे क्या होगा, आदिवासियों का घर छिन जाएगा। और जब विकास होगा तो क्या होगा, जब पेड़ों को और शहरों को पेड़ों को जब साफ किया जाएगा तो जहाँ विकास हो रहा है वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको हटा दिया जाएगा। इससे उन लोगों को नुकसान होगा भाई। विकास होने से जो मछुआरे हैं उनका नुकसान होगा, जो श्रमिक हैं, जो लेबर क्लास हैं, जो प्रवासी हैं, इससे लोगों का बहुत ज़्यादा विस्थापन होगा, यानी लोगों को अपना स्थान छोड़ करके जाना पड़ेगा। और विकास इससे कह सकते जो आदिवासी हैं, जो स्वदेशी लोग हैं, जो मछुआरे हैं, और जो एक प्रकार से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ेगा, यह हिंसा को बढ़ाएगा और समाज में हिंसक गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी। यानी विकास जो है वह हिंसा बढ़ाने का कारण बनता है, क्योंकि भाई जब जंगलों को काटा जाएगा, जब पेड़ों को काटा जाएगा, जो आदिवासी जो जंगलों में रह रहे हैं या जिनका जो पूरा जीवन है वो जीवन यापन जंगलों पर ही निर्भर है, जंगलों को काट देने से तो भाई वो लोग कहाँ रहेंगे, तो इससे हिंसा बढ़ेगी। और जो भाई अगर विकास होगा तो जो स्वदेशी लोग हैं, जो लोग जहाँ पर रह रहे हैं, उससे हिंसा बढ़ेगी। मछुआरे हैं भाई, अगर विकास होगा तो विकास होने से क्या होगा, जैसे मान लो पुल बनेगा, पुलिया बनेगी, सड़क बनेगी, रोड बनेगा, ठीक है, डैम बनेगा, बड़े बड़े बांध बनेंगे, तो बहुत सारे लोगों को अपना रहने का जो स्थान है, घर है, उसको छोड़ करके दूसरी जगह पर जा करके रहना पड़ेगा। इससे कह सकते कि हिंसा को क्या है, बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, यानी इसीलिए गांधी कहते थे कि विकास जो है वो हिंसा में एक संबंध है। और गांधी जी कहते थे कि भैया जो विकास है वो हमारे पर्यावरण के लिए बिल्कुल ही क्या है, नुकसानदेह है। ठीक है, यानी विकास से पर्यावरण को खूब नुकसान पहुंचता है भाई। जब से विकास हो रहा, जब से हम लोग डेवलपमेंट पर खूब काम दे रहे हैं, तब से जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत में छेद हो जाना, ग्लोबल वार्मिंग, जो बर्फीले इलाके वहां पर बर्फ का पिघलना, समुद्र का जल स्तर का बढ़ना, इस प्रकार से कह सकते भाई बहुत सारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचना ना भाई विकास से ना। भाई विकास क्या करता है, डेवलपमेंट होने से भाई विकास होगा। देखो आज कितनी गाड़ियां हो गई हैं, आज कितना घर मकान बन रहे हैं, आज कितनी इंडस्ट्री हो गई है। आज आप बाहर निकलिए, कितने व्हीकल हो गए, कितने ट्रक, बस, मोटरसाइकिल, बाइक, कार कितनी हो गई हैं। इससे क्या हो रहा भाई, इससे प्रदूषण हो रहा ना, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा ना। इससे कोयला का ज्यादा उत्पादन हो रहा है, पेट्रोल का, पानी का, इन सब चीजों की कह सकते तेजी से खपत हो रही है ना। तो क्या है, इससे हमारे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।
जीव जंतुओं पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। भाई जैसे जैसे डेवलप विकास हो रहा है वैसे वैसे जंगल कटते जा रहे हैं, जंगल साफ होते जा रहे हैं। इसका बुरा प्रभाव कह सकते हैं कि एक प्रकार से पर्यावरण को बहुत नुकसान भोगना पड़ता है। जैसे जैसे विकास होता है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे भाई लोगों को खाने पीने की जरूरतें पड़ेंगी, लोगों को मकान चाहिए, लोगों को घर चाहिए, जंगलों को काटा जाएगा। जंगलों को काटने से क्या होगा कि भाई एक प्रकार से पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा। तो विकास जो है आप लोग कह सकते हैं कि पर्यावरण को नुकसान काफी हद तक पहुंचाता भाई मेरे विकास, ठीक है। और विकास कई बार हिंसा का भी कारण बनता है, ठीक है। तो विकास को लेकर के गांधी जी का यही मानना था, जितना डेवलप होगा और जितना उद्योग धंधे लगेंगे वो खास तौर से हमारे पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक हैं और समाज के लिए भी। तो गांधी का व्यक्तिगत यही मानना है कि विकास जो है वो एक प्रकार से बाधा बनता है, ठीक है। पर्यावरण को नुकसान जो सबसे ज्यादा पहुंचता है वो विकास से ही पहुंचता है। जितना डेवलप होगा, जितना विकास होगा, उतने पेड़ पौधे काटे जाएंगे और उतना ही हमारे पर्यावरण को भाई नुकसान भी पहुंचेगा। तो ये तीसरा चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है और इससे मैं जरूर कह सकता हूं इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 4 रहेगा स्वराज। गांधी की एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा या गांधी का विचार है, स्वराज का विचार है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे भाई मेरे स्वराज क्या होता है, राजनीतिक स्वराज क्या है, आर्थिक स्वराज क्या है, ठीक है। क्योंकि स्वराज को लेकर के आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देखिएगा, चले पहले हम सब लोग बात करेंगे स्वराज की। देखो गांधी के आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों में स्वराज को बहुत महत्व दिया है। भाई गांधी आर्थिक भी बात करते हैं, सामाजिक भी बात करते हैं या राजनीतिक भी बात करते हैं। तो उसमें स्वराज को, स्वराज जो शब्द है, इस शब्द को ध्यान में रखिएगा, हर जगह पर वो स्वराज शब्द का जो यूज है या प्रयोग है वो बहुत करते हैं। उनके लेखन और भाषण में अक्सर इसे स्थान मिलता है। यानी गांधी कोई बात कहते हैं या अपनी कोई बात रखते हैं तो उसमें स्वराज का जो प्रयोग है, स्वराज शब्द का प्रयोग बहुत करते हैं। उन्होंने भारतीय लोगों की भावनाओं को जगाने के लिए स्वराज के अर्थ को अपने समय के अनुसार उसका मूल्यांकन किया है और स्वराज शब्द का प्रयोग किया है। यानी गांधी कह सकते हैं कि भारतीय लोगों को जगाने के लिए, क्योंकि उस समय हमारा देश भाई गुलाम है, अंग्रेजों का गुलाम है, तो कह सकते हैं कि महात्मा गांधी भारतीय लोगों की जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को या उन विचारों को जगाने के लिए स्वराज शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उनके अनुसार स्वराज शब्द एक पवित्र शब्द है। कैसा भाई? जो स्वराज शब्द है एक पवित्र शब्द है, एक वैदिक शब्द है जिसका अर्थ है स्वशासन या आत्मनियंत्रण। यानी स्वशासन यानी अपना शासन और खुद पर नियंत्रण ही स्वराज है, ठीक है। गांधी का मानना है कि राष्ट्रीय स्वराज उसी माध्यम से हासिल किया जा सकता है जो व्यक्तिगत स्वराज की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। जैसे हम लोग अपनी चीजों को पाने के लिए स्वराज की बात करते हैं, उसी प्रकार से राष्ट्रीय स्वराज भी। गांधी का मानना है कि राष्ट्रीय स्वराज के साथ व्यक्तिगत स्वराज प्राप्त करने के तरीके एक दूसरे के पूरक हैं। गांधी का कहना था कि स्वशासन पूरी तरह से आंतरिक शक्ति और बाधाओं से लड़ने की क्षमता पर है। यानी स्वराज मतलब है कि भाई अपना शासन, अपना राज। जैसे हम लोग अपने शरीर को कंट्रोल में रखें या अपने विचारों को कंट्रोल में रखते हैं, उसी प्रकार से स्वराज जो है, राजनीतिक स्वराज की हम कह सकते हैं कि हमारा राज या अपना शासन या अपना नियंत्रण वही है स्वराज है। क्योंकि देश तो गुलाम है, देश तो भैया अंग्रेजों के हाथों में चला गया है, तो सारी राजनीतिक जो गतिविधियां तो अंग्रेज कर रहा है, इस देश के लोगों के हाथ में तो कुछ नहीं है। तो कह रहे कि भाई अपनी सरकार हो, अपना शासन हो, अपनी गवर्नमेंट हो, अपना प्रधानमंत्री हो, वो है स्वराज। स्व मतलब अपना, राज मतलब राज, ठीक है। उन्होंने राजनीतिक स्वशासन अर्थात बड़ी संख्या में पुरुषों और महिलाओं के स्वशासन व्यक्तिगत स्वशासन से बेहतर नहीं है और इसीलिए उसे ठीक तरीके से प्राप्त किया जाना चाहिए, जिस तरह व्यक्तिगत स्वराज। यानी कह रहे व्यक्तिगत स्वराज और राजनीतिक स्वराज को हासिल करने में लोगों की भूमिका की बात कर रहे हैं महात्मा गांधी।
अब हम लोग बात करेंगे भैया राजनीतिक स्वराज क्या है, यही असली स्वराज है इनका। देखो, गांधी का मानना है कि प्रचलित शर्तों के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र को अपनी सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें लोगों का शासन हो। गांधी कहते थे हर देश के लोग भैया सोचते हैं कि उनकी खुद की सरकार होनी चाहिए, उनकी अपनी सरकार होनी चाहिए ना। अरे भाई, हर देश चाहता है कि उनकी खुद की सरकार हो, उनकी खुद उनके यानी देश के लोग स्वयं शासन करें। स्वराज की अवधारणा का सार सत्ता लोगों के हाथ में होनी चाहिए। यानी स्वराज मतलब क्या है? स्वराज का मतलब यानी जो सत्ता है वह लोगों के हाथ में हो। उन्होंने नैतिक अधिकार के आधार पर एक लोकतांत्रिक राज रखा है। गांधी ने जोर देकर के कहा कि लोकतंत्र असंभव होगा यदि सत्ता सभी के द्वारा साझी की जाती है। अब्राहम लिंकन ने लोगों के द्वारा और लोगों के लिए सरकार लोकतंत्र को कहा। गांधी ने कहा कि लोकतंत्र के तहत व्यक्तिगत राय गतिविधि की स्वतंत्रता की जमकर रक्षा की जानी चाहिए। गांधी इस बात को कहते थे कि एक लोकतंत्र व्यक्ति को पूरी तरह से निस्वार्थ होना चाहिए, उसे स्वयं की बजाय, पार्टी के बजाय सिर्फ लोकतंत्र, यानी गांधी कहते हैं कि भैया व्यक्ति को अपने लिए नहीं, अपनी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र और देश के लिए सोचना चाहिए। वह चाहते थे कि लोकतंत्र में विचारों का स्वस्थ और ईमानदार अंतर हो। यानी गांधी राजनीतिक स्वराज में कहते हैं कि लोगों के हाथ में शासन हो, और भाई मेरे हर देश चाहता है उसकी स्वयं की सरकार हो, उस देश की सरकार हो। भाई हर कंट्री, हर नेशन यही चाहता है उसकी स्वयं की सरकार हो। समझ रहे हो? हर देश चाहता ना भाई। अरे हमारा देश भी तो गुलाम था जब गांधी का दौर चल रहा है, तो भारत के लोग भी चाहते हैं कि उनकी स्वयं की सरकार हो। ऐसा थोड़ी कोई चाहता था भाई अंग्रेज सरकार चलाता रहे। गांधी ने स्वराज की अवधारणा को एक लोकतांत्रिक विन्यास देने की कोशिश की। उनका मानना था कि देश की सरकार बहुसंख्यक लोगों की इच्छा पर होनी चाहिए, जिसका मताधिकार यानी वोट देकर के माध्यम से पता लगाना चाहिए। गांधी ऐसी स्वराज सरकार का चुनाव करने के लिए लोगों को राज्य के हाथ में श्रम का योगदान देना चाहिए। उनके अनुसार स्वराज से मेरा मतलब है कि भारत के लोगों की सहमति से जो आबादी, पुरुष महिला लोग बड़ी संख्या प्राप्त के द्वारा लगाया जा सकता है, जिनके हाथों में श्रम करके राज्य की सेवा में योगदान देना, और उन्होंने मतदाता का नाम पंजीकरण करके परेशानी उठाई है। गांधी ने सरकार के संसदीय स्वरूप को, स्वराज की अवधारणा को तात्कालिक रखा। आधुनिक काल में स्वराज की भारत की संसद सरकार है। स्वराज का मतलब है यानी जहां पर लोग अपनी सरकार स्वयं चुन रहे हैं। लोगों ने ही अपनी सरकार चुनी है और लोग श्रम करके, मेहनत करके सरकार को चुन रहे हैं। जैसे आज अगर हम लोग बात करेंगे कि भाई अपने देश में भी चुनाव होता ना, भारत में कैसा है, संसदीय है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना। देखा होगा ना कि हमारे देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं, और उस लोकसभा के चुनाव में हम लोग अपने उम्मीदवारों को वोट करते हैं, और जिससे सांसद चुना जाता है वही सांसद चुन करके आगे देश की सरकार यानी प्रधानमंत्री चुनने का काम कर रहा है। तो क्या है भाई, ये स्वराज है ना। लोगों ने अपनी सरकार का चुनाव स्वयं किया है, ना कि कोई बाहरी शक्ति है या कोई बाहर का व्यक्ति उस देश पर शासन कर रहा है। तो राजनीतिक स्वराज है कि जब लोग स्वयं सरकार को चुनते हों, यानी स्वयं लोग ही शासन कर रहे हों। ठीक है, क्योंकि उस समय स्वराज की आम भाषा में धारणा यही थी कि भाई अपनी सरकार होनी चाहिए ना। अंग्रेजी सरकार तो विदेशी सरकार थी ना, दूसरे देश की सरकार थी, ब्रिटेन की सरकार थी ना। तो गांधी के स्वराज की मूलभूत धारणा है, वो लोगों को जगाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि इस अंग्रेजी सरकार को उखाड़ करके फेंकना है और हम लोगों को अपनी सरकार बनानी है। इसके लिए उनको लोगों में चेतना भरने का काम कर रहे हैं गांधी स्वराज शब्द के जरिए। समझ रहे हो? और स्वराज सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी उन्होंने स्वराज की बात की है। अगला देखिएगा भाई, आर्थिक स्वराज क्या होता है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आर्थिक स्वराज क्या, देखिएगा गांधी का मानना है कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल कमजोर है, चरमरा गई है। ठीक है, अपने संपूर्ण ग्रंथ हिंद स्वराज में उन्होंने एक पूरा अध्ययन भारत क्यों हारा को समर्पित किया।
यह अध्याय अंग्रेजों के द्वारा भारत की गुलामी को आर्थिक तर्क देता है। आगे चल करके एक अच्छी आर्थिक प्रणाली की बात करता है। गांधी का मानना कि आर्थिक स्वराज भी शामिल है। यानी आर्थिक स्वराज का मतलब है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो नियंत्रण में हो, भारतीय लोग ही अर्थव्यवस्था को काबू करते हो। गांधी कहते हैं कि भारत जो हारा है या भारत जो गुलाम हुआ है उसका कारण आर्थिक है, आर्थिक समस्याएं हैं। गांधी के अनुसार राजनीतिक स्वराज आर्थिक स्वराज के बिना काम नहीं करेगा। गांधी कहते हैं कि राजनीतिक स्वराज आने से यानी अपनी सरकार बनने से काम नहीं चलेगा जब तक आर्थिक स्वराज नहीं आएगा, जब तक हमारी अर्थव्यवस्था हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी और हमारी अर्थव्यवस्था या हमारी इकोनॉमी जो है वो बेहतर नहीं रहेगी तो उस राजनीतिक शक्ति का या राजनीतिक सरकार का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सरकार तो अपनी है, लोग ही चुन रहे हैं, लेकिन वह आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो उसका भी कोई मतलब नहीं बचेगा। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि जितना जरूरी राजनीतिक स्वराज है, जितनी जरूरी हमें अपनी सरकार जरूरी है, उतनी ही जरूरी हमारी अर्थव्यवस्था है। हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, इस स्वराज की बात करते हैं। इसके लिए उन्होंने ग्राम स्वराज की बात की है। ग्राम स्वराज के यानी देखिएगा या ग्रामीण विकेंद्रीकरण, ग्राम स्वराज। गांधी ने प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं। स्वराज मतलब जैसे एक शब्द तुमने भाई आत्मनिर्भर बनो, ठीक है, तो गांधी कहते थे कि हर गांव को आत्मनिर्भर होना चाहिए, गांव किसी पर डिपेंडेंट ना हो। गांव की जो आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतें हैं, वो गांव स्वयं पूरा करता हो, बाहर से आवश्यकता ना पड़े। गांधी का झुकाव कुटीर उद्योग को विकास की ओर है और बड़े पैमाने पर ना कि औद्योगिकरण करके। गांधी ने महसूस किया कि विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था श्रम और भ्रष्टाचार के शोषण को कम करेंगी। गांधी कहते थे कि हमारे जो गांव है वहां छोटे छोटे उद्योग धंधे अगर हम लगाएंगे तो हमारे जो गांव है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, वो हमारी मजबूत होगी। और यह ग्राम स्वराज की बात करते हैं कि हर गांव मजबूत हो, हर गांव जो है कह सकते हो कि वहां पर रोजगार के संसाधन हो, गांव अपनी आर्थिक यानी आर्थिक जरूरतों को स्वयं पूरा कर लेता हो। इस बात को गांधी कह रहे हैं। गांधी ने कुछ स्थानों पर बड़े पैमाने पर इकाइयों की स्थापना की तुलना में उत्पादन की छोटी इकाइयों को विकेंद्रीकरण की प्रथा यानी जरूरत दी है। गांधी का कहना है कि लोगों को घरों विशेषकर गांव में जाना चाहते थे। कुटीर और ग्रामीण उद्योग रोजगार को बढ़ाने में मदद करें। यानी गांधी कहते हैं कि जब गांव में कुटीर छोटे छोटे उद्योग धंधे बढ़ेंगे तो लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, जरूरत की चीजें सस्ती होंगी क्योंकि किसी से संयंत्रित की स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं होगी, संसाधन की जरूरत भी कम होती है, स्टोरेज की समस्या भी नहीं रहेगी, परिवहन की जरूरत। अरे करें भैया कि हर गांव अगर आत्मनिर्भर हो जाएगा, हर गांव अगर अपनी आर्थिक जरूरतों को स्वयं पूरा कर लेगा तो भाई कोई कहीं चीजों को जमा नहीं करना पड़ेगा, लाने ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस प्रकार की जो समस्याएं, वो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो यानी ग्राम स्वराज की बात कर रहे हैं। गांव को आर्थिक रूप से मजबूत करो, स्वावलंबी बनाओ, गांव अपनी ही जरूरतों को पूरा कर लेते हो, ग्राम स्वराज है। गांधी के अनुसार गांव की गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर आर्थिक इकाई बनने में मदद मिलेगी। यानी गांव अगर आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो गांव में गरीबी और बेरोजगारी की समस्याओं को दूर करने में हमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी भाई। यानी गांव की जो आर्थिक समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो ये क्या है, गांधी का विचार है। तो कहे भाई गांव जब स्वावलंबी बनेंगे और गांव आत्मनिर्भर रहेंगे तो उनको बाहर से जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और दूसरी क्या बात करते हैं, वो स्वदेशी की और खादी की बात करते हैं। गांधी के स्वदेशी के मतलब है कि स्थानीय उत्पादन को वरीयता मिले। यानी भारत में जो बने प्रोडक्ट हैं या भारत में जो बने उत्पाद हैं उन उत्पादों को ज्यादा प्राथमिकता मिले। चीजें निर्मित से महंगी होंगी, साथ ही स्थानीय निर्माताओं की समस्या को हल करने का प्रयास। यानी स्वदेशी का मतलब है कि भारत में जो बनी चीजें हैं
भारत के लोगों को वही चीजें खरीदनी चाहिए, उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। इससे भारतीय लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारा जो पैसा, जो पूंजी या धन है वह कहीं बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। गांधी के स्वदेशी ने सभी विदेशी सामानों को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया क्योंकि वे विदेशी हैं। एक देश के निर्माण में, प्रचार में राष्ट्रीय समय और धन बर्बाद करने के अनुकूल नहीं है। यह गलत होगा कि स्वदेशी की भावना के खिलाफ होगा। स्वदेशी आर्थिक क्रम को उत्पाद का स्वास्थ्य आदान प्रदान और बाजार को ताकतवर करेगी और खेल का गला घोटने की प्रतियोगिता नहीं होगी। विदेशी वस्तुओं के संबंध में गांधी ने जो मार्ग सिद्धांत रखा है वह उनके चीजों के लिए निर्यात नहीं किया जाना चाहिए जो स्वदेशी उद्योग के हितों के हानिकारक हो। कह रहे हैं कि किसी भी देश को ऐसी चीजें, ऐसा सामान नहीं खरीदना चाहिए जिन चीजों का उत्पादन वह देश स्वयं कर रहा हो। तो यानी महात्मा गांधी स्वदेशी के सबसे बड़े समर्थक हैं और कह रहे हैं कि भाई हमारे देश में जो चीजें बन रही हैं या जिन चीजों का उत्पादन हो रहा है, हमें वही चीजें हमें खरीदनी चाहिए। इसकी बात गांधी करें स्वदेशी में। ठीक है। तो हमें हमारे देश में जो बने प्रोडक्ट हैं या हमारे देश में जिन चीजों का उत्पादन हो रहा है उन चीजों का यूज करना चाहिए। ठीक है। गांधी ने समाज के लिए व्यवहारिक अनुप्रयोग में खादी को स्वदेशी के सिद्धांत से जोड़ा। गांधी ने खादी उद्योग के विकास को बल दिया। गांधी के लिए खादी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता और स्वराज का एक प्रतीक है। यानी गांधी खादी की बात करते हैं और गांधी की जो खादी है वो आर्थिक स्वतंत्रता की बात करती है, समाज में समानता की बात करती है और भारतीय एकता की बात करती है। गांधी का मानना कि खादी उद्योग के विकास से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारे देश में गरीबी की समस्या समाप्त हो सकती है। ठीक है। किसके जरिए? खादी के जरिए। गांधी ने चरखे के इस्तेमाल की वकालत की और चरखे को अहिंसक माना। उनका नारा था चरखा चलाकर स्वराज। यानी महात्मा गांधी कह सकते हैं कि वह खादी की बात करते हैं, यानी हमारे देश में जो बने उत्पाद हैं, जो कपड़े हैं, हमें उनको ही खरीदना चाहिए जिससे हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे हमारे देश में भूखमरी और गरीबी की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को समाप्त करने में हमको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। अगला, सरपरस्ती। गांधी के आर्थिक स्वराज का मतलब एक समतावादी समाज है जो आगे चलकर के लोकतंत्र का कारण होगा। वह कुछ के हाथों में बहुत ज्यादा विचार के खिलाफ थे। अमीरों का समाज सरपरस्त होना चाहिए। दलितों के कल्याण के लिए संसाधन का उपयोग करना चाहिए। उनके विचारों को मार्क्सवादी भावना झलकती है। ट्रस्टीशिप समाज के वर्तमान पूंजीवादी स्वराज की समतावादी स्वरूप की बात करते हैं। इन्हीं महात्मा गांधी का कहना है कि समाज में सबको बराबर मानना चाहिए। कुछ अमीर वर्ग के हाथ में सारी संपदा या सारी चीजें नहीं चली जानी चाहिए और जो अमीर वर्ग है उनके जो गरीब लोग हैं उनके कल्याण के लिए भी उनको योजनाओं को चलाना चाहिए। ये सरपरस्ती की बात करें। महात्मा गांधी का कहना यही था कि भाई कि न्यूनतम मजदूरी सबको मिलनी चाहिए, सबको रोजी रोटी कमाने का अवसर मिलना चाहिए, इसकी बात कर रहे हैं। आजीविका और श्रम। गांधी के आजीविका और श्रम कानून से प्रभावित हैं। उन्होंने टॉलस्टॉय से प्रभावित हैं। यह कानून इस बात पर जोर देता कि मनुष्यों को अपने रोटी आजीविका अर्जित करनी चाहिए। सभी लोगों को अपनी रोटी के लिए श्रम करना चाहिए तो सभी के लिए पर्याप्त भोजन और कपड़े होंगे, वह खुश और स्वस्थ होंगे। भोजन की कमी, कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं होगा। उनका मानना है कि शारीरिक श्रम के बिना कोई भी भोजन पाने का हकदार नहीं है। यानी गांधी या अन्य लोगों का मानना था कि हर व्यक्ति को शारीरिक श्रम करना ही चाहिए। यानी हर व्यक्ति को कमा करके खाने की सलाह महात्मा गांधी के विचारों में हम लोगों को देखने को मिल रही है। उन्होंने अमीरों को आजीविका कमाने के लिए शारीरिक श्रम की भी सलाह दी। यानी जो अमीर वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, वह भी शारीरिक श्रम करे, वह भी पैसा कमा करके खाए, इसकी सलाह देते हैं। गांधी की आर्थिक स्वराज की धारणा व्यक्ति और समाज दोनों के नियंत्रण को बात करता है। वह उपभोक्तावाद और लोगों के धन इकट्ठा करना के खिलाफ हैं। यानी गांधी कहते हैं लोगों को पैसा या धन इकट्ठा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
ये सब उन्होंने तब बताया जब लोगों ने आत्मनियंत्रण का अभ्यास किया और अपनी इच्छाओं को यानी हमारे अपनी जरूरतों को भैया कंट्रोल में रखना चाहिए, बेकाबू नहीं कर देनी चाहिए हमें अपनी जरूरतों को कि जरूरतें बहुत ज्यादा लोग बढ़ा लें। ठीक है, व्यक्ति द्वारा एक इकाई और समाज के रूप में सामूहिक रूप से हमें आत्मनियंत्रण, स्वराज और आत्मनियंत्रण की प्रमुख अवधारणा की बात की है। तो महात्मा गांधी कह सकते हैं कि आर्थिक स्वराज की बात करते हैं और इसमें कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी रोजी रोटी कमानी ही चाहिए, वो चाहे अमीर व्यक्ति हो या गरीब। हर व्यक्ति जो है शारीरिक श्रम करने के बाद ही उसको रोटी मिलनी चाहिए। इसकी वकालत कौन करते हैं? महात्मा गांधी करते हैं राजनीतिक स्वराज में। यानी हर व्यक्ति देश के आर्थिक चीजों में अपना मदद दे, योगदान दे। गांव जो हमारे आत्मनिर्भर हों, हमें खुद भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। ठीक है, और हमें सिर्फ जरूरत की चीजों को ही रखना चाहिए। धन ज्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। धन अगर ज्यादा इकट्ठा हो गया है तो जो लोग गरीब हैं, जो असहाय हैं, उन लोगों की मदद करनी चाहिए। ऐसा विचार स्वराज में महात्मा गांधी कहते हैं। समझ रहे हैं? तो जैसे सामाजिक स्वराज की महात्मा गांधी बात करते हैं, और महात्मा गांधी का जो सामाजिक स्वराज वो कहता है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार से धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, खानदान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबकी सामाजिक स्थिति बराबर होनी चाहिए, भेदभाव कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। समाज में सभी बराबर हों और समाज में सभी नागरिकों की जो गरिमा है, जो सम्मान है, वह बराबर होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव को होना चाहिए। यानी किसी समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, निवास के आधार पर, खानदान के आधार पर, इन सब के आधार पर सबको बराबर मानना चाहिए। और इनके आधार पर भेदभाव भाई मेरे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबको एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने का मौका समाज में मिलना ही चाहिए। समाज में किसी प्रकार के भेदभाव या द्वेष की भावना मन में हम लोगों को नहीं रखनी चाहिए। ये महात्मा गांधी आर्थिक स्वराज में अपनी बात को कहते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है और आर्थिक स्वराज को लेकर के क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 5 रहेगा, क्या रहेगा? स्वदेशी, जिसमें हम लोग बात करेंगे स्वदेशी आत्मनिर्भरता, स्वदेशी आर्थिक दर्शन, क्योंकि स्वदेशी को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देखिएगा, अगर हम लोग बात करें, स्वदेशी शब्द संस्कृत से लिया गया है। यह दो संस्कृत के शब्द यानी संधि और संयोजन से बना है। स्व का अर्थ होता है स्वयं या अपना, देश का अर्थ है देश, इसलिए स्वदेशी का अर्थ है स्वयं का देश। स्वदेशी का जो विशेषण रूप है उसका अर्थ है स्वयं के देश का। संस्कृत में स्वदेशी के विपरीत विदेशी या किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं। स्वदेशी शब्द गांधी के विचारों में कई बार आता है और महात्मा गांधी स्वदेशी शब्द को आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से या दार्शनिक रूप से इसका प्रयोग करते हुए हमें दिखाई देते हैं। स्वदेशी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ गांधी के आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने प्रचार किया कि आर्थिक स्वराज राजनीतिक स्वराज के लिए आवश्यक है। गांधी का मानना है कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण खो देने के कारण राजनीतिक रूप से भारत गुलाम हुआ है और गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में पूरी तरह से इसकी बात की है। स्वदेशी का मतलब होता है कि स्वयं यानी अपने देश में जो निर्मित है या अपने देश का, और इसका उल्टा एक शब्द होता भैया विदेशी। स्वदेशी मतलब अपने देश का, समझ रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्वदेशी यानी मूल निर्भरता की बात करेंगे। आमतौर पर गांधी के दर्शन में स्वदेशी के विचार का अर्थ है स्थानीय आत्मनिर्भरता और स्थानीय ज्ञान क्षमताओं की बात करता है। यानी गांधी स्वदेशी में कह रहे हैं कि हमें अपनी
स्थानीय यानी लोकलाइज चीजों की बड़े समर्थक हैं। स्वदेशी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, यानी वो स्वदेशी में इस बात को कह रहे हैं कि हमारी जो आर्थिक चीजें हैं, यानी हमारे देश में जो चीजें बनती हैं या हमारे देश को जो चीजें मजबूत करती हैं, या जो हमारा ज्ञान है या जो हमारी टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, उसके उपयोग की बात करते हैं। स्वदेशी को मुख्य रूप से एक संरक्षणवादी तकनीक से समझा जाता है, जिसने गांधी को अंग्रेजी की व्यापारिक नीति के विरुद्ध नियोजित किया है, जिसके तहत जनता ने भारत के बाहर निर्मित कपड़ों से परहेज करने की अपील की गई है। स्वदेशी में महात्मा गांधी हमारी देश की जनता से कह रहे हैं कि भैया कि हमारे देश के बाहर यानी जो विदेशी कपड़े हैं उन्हें हमें नहीं पहनने चाहिए या हमें उनको नहीं खरीदना चाहिए, इसकी अपील करते हैं। इसकी बजाय गांधी कहते कि हमें भारत में बने जो सूती कपड़े हैं, जो रेशमी कपड़े हैं, जो ऊनी कपड़े हैं, उन कपड़ों का हम लोगों को प्रयोग करना चाहिए। ये कौन कह रहा है? महात्मा गांधी कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन गांधी के इस व्यापक अर्थ को देते हैं स्वदेशी का महान और गहरा। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ अपने देश में बने सामानों का उपयोग किया जाए। स्वदेशी का अर्थ यह आवश्यक है कि इसमें एक अर्थ निहित है जो महत्वपूर्ण है। स्वदेशी का अर्थ है अपने बल पर निर्भरता, ठीक है। हमें अपने बल पर निर्भर रहना, यानी हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारी ताकत मजबूत हो, यह भी स्वदेशी में ही है। गांधी का मानना है कि अलगाव और शोषण अक्सर तब होता है जब उत्पादन और खपत उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से दूर हो। स्थानीय उद्यम इन समस्याओं को बचाने का सुलभ तरीका है। भारत की जीवन शक्ति को नवीनीकरण करने के लिए हमें अपनी संस्कृति को वापस मजबूत करने के लिए स्वदेशी पर बल देने की आवश्यकता है। यानी महात्मा गांधी कह रहे हैं कि हमें अपने देश को, अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए स्वदेशी पर क्या है? बल देने की जरूरत है। समझ रहे हैं? ये किसमें कहा जा रहा है? स्वदेशी में। स्वदेशी की अवधारणा के बचाव में गांधी ने कहा है कि हालांकि यह समावेशी है और हर दूसरे देश के लिए, देश के बहिष्कार के लिए भारत की सेवा करता है, निश्चित रूप से प्रकृति में स्पर्धा और विरोधी नहीं है। यानी स्वदेशी में महात्मा गांधी कह रहे हैं कि हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने राष्ट्र को पहले रखने की बात कह रहे हैं। यानी हमें घर गृहस्थी में रहना चाहिए, घर में कपड़े पहनना, खाना बनाना, घर के बने सामानों का प्रयोग करना, जानवर, जंगल, भूमि की देखभाल करना, ये सारी चीजें स्वदेशी की बात करती हैं। यानी स्वदेशी मुख्य रूप से भारत में जो बने उत्पाद हैं, भारत में जो बनी चीजें हैं, उनके प्रयोग पर बल कह सकते हैं कि स्वदेशी में दिया गया। और स्वदेशी खास तौर से अगर हम बात करेंगे, महात्मा गांधी के विचारों में स्वदेशी हमेशा ही रहा है, ठीक है। जिसे स्वदेशी आर्थिक दर्शन क्या देखेगा? गांधी का स्वदेशी एक आर्थिक सिद्धांत है। यह न केवल स्वयं की निर्भरता और स्वदेशी कौशल और स्वदेशी ज्ञान की बात करता है, बल्कि सबकी गरिमा की बात करता है। गांधी का जो स्वदेशी है बहुत आर्थिक रूप से है। यानी महात्मा गांधी स्वदेशी में कह रहे हैं कि हमें अपने देश में जो बने उत्पाद हैं, जो बनी चीजें हैं, अगर हम लोग उन्हीं का प्रयोग करेंगे तो भैया मेरे, इससे हमारे देश में जो भुखमरी है, जो गरीबी है, इस प्रकार की समस्याओं का हल तो होगा ही होगा। और हमारे देश का जो पैसा है, जो धन है, वह बाहर नहीं जाएगा बल्कि हमारे देश में ही रहेगा। इससे हमारा देश क्या होगा? मजबूत होगा, ताकतवर होगा। इसकी बात है स्वदेशी, बहुत आर्थिक लिहाज से स्वदेशी की बात की गई है। और समझ रहे हैं, गांधी केवल स्वदेशी आंदोलन के विचारों तक नहीं रुके, उन्होंने दिन प्रतिदिन रहने वाले खादी की बात की, ग्रामीण स्वराज की बात की, ट्रस्टीशिप की बात की, रोटी और श्रम की भी बात करते हैं। यानी हर व्यक्ति को श्रम करके, मेहनत करके अपनी रोजी रोटी या अपनी आजीविका को कमाना चाहिए, इसकी बात करते हैं गांधी। ऐसा नहीं है कि गांधी विज्ञान और टेक्नोलॉजी के खिलाफ थे। उन्होंने माना कि केवल भारत में निर्मित वस्तुओं की सीमाएं हो सकती हैं।
उनका विचार है कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का मतलब हर चीज का त्यागना नहीं है। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने दुनिया भर में उपयोग और स्वास्थ्य साहित्य खरीदा है। उन्हें इस बात पर सहमति है कि इंग्लैंड में बनाए गए सर्जिकल उपकरण की आवश्यकता है। इस तरह ऑस्ट्रिया से पिन और पेंसिल, स्विट्जरलैंड से घड़ी, फिर भी कभी वह इंग्लैंड या जापान के सूती कपड़े नहीं खरीदेंगे। जो भी कुछ भारत में बनेगा, भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा, वह भारत के लोगों के लिए लाभकारी है। गांधी ने कहा कि शारीरिक आराम एक हद तक आवश्यक है, लेकिन निश्चित स्तर पर होना चाहिए। इसलिए असीमित संख्या में चाहत और असंतुष्ट करना है। यानी गांधी कह रहे हैं कि भैया हमें शारीरिक श्रम भी करना चाहिए और ऐसा, और स्वदेशी में कह रहे हैं कि हमें हमारे घर में जो चीजें बन रही, जो भारत में चीजें बन रही है, उनका प्रयोग हमें करना चाहिए, इसकी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि विदेशी जो चीजें उनको बिल्कुल बायकॉट कर दीजिए, उनको अपनाना ही नहीं चाहिए। करें कि वो भी जो अच्छी चीजें आप उनको यूज, लेकिन भारत में जो बनी चीजें हैं उनको हमें पहले प्राथमिकता देने की बात करते हैं। अगर कोई चीज भारत में बनती है, भारत में उसका उत्पादन होता है, तो भारतीय लोगों को उन्हीं चीजों को खरीदने की बात कहते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, अगर कोई चीज भारत में नहीं बन रही है या भारत में वो चीज नहीं बनाई जाती है, तब आप दूसरे देश की चीजों को ले सकते हैं, लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। स्वदेशी खास तौर से स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ के नारे से बहुत फेमस हुआ। यानी स्वदेशी आर्थिक लिहाज से बहुत कार्य कि भाई अंग्रेज आकर के अपने देश की चीजों को ला करके हमारे देश में बेचते थे और बहुत पैसा और बहुत मुनाफा कमा लेते थे, उनको इससे बहुत आर्थिक लाभ होता था, इससे अंग्रेजों को या ब्रिटेन को मजबूती मिलती थी। तो महात्मा गांधी स्वदेशी की बात करके देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने की बात करते हैं। भाई जब हमारे लोग हमारे देश में बनी चीजों को खरीदेंगे, हमारा पैसा बाहर नहीं जाएगा, इससे हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा। ठीक है, और अंग्रेजों को जो यहां से थोड़ा बहुत कह सकते हो कि पुश मिल रहा है और अंग्रेजों को जो मदद मिल रही है वो नहीं मिलेगी, तभी तो हमारा देश छोड़ करके जाएगा। तो इसलिए महात्मा गांधी का जो स्वदेशी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आर्थिक लिहाज की बात करता है। भाई जब हम लोग हमारे देश में बनी हुई चीजों को खरीदेंगे, यूज करेंगे, तो भारत के जो कारीगर हैं, जो रोजगार करने वाले हैं, उनको और मौके मिलेंगे। ठीक है, उनको पैसा मिलेगा, उनको नौकरी मिलेगी, उनको रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आर्थिक तरक्की के लिए भारत आर्थिक रूप से मजबूत हो, भारत के गांव मजबूत हो, इसलिए वो खादी पहनने की बात करते हैं। भारत में जो बने हुए उत्पाद हैं हमें उनकी यूज करने की बात कहते हैं। ये स्वदेशी में बात की गई है। तो स्वदेशी काफी इंपॉर्टेंट है कह सकता हूं, और आप पूछेगा ही। एक हुआ था भाई मेरे स्वदेशी आंदोलन, ये स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के बाद। इसको स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन वही है जिसमें स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ के नारे लगाए गए थे। ठीक है, जब बंगाल को दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया था, तब कह सकते हैं 1907 में स्वदेशी आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वैचारिक ढांचे को शामिल करता है, जो स्वदेशी और स्वराज के लिए था। बंगाल विभाजन ने पूरे देश में गुस्सा पैदा किया। इस तनावपूर्ण माहौल में लोगों ने विदेशी वस्तुएं और ब्रिटेन में बनी चीजों का बहिष्कार कर दिया और स्वदेशी आंदोलन वहीं से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर शुरू हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन वही कि 1907 में जो बंगाल विभाजन के साथ जो आंदोलन शुरू हुआ है वही स्वदेशी आंदोलन है। ठीक है, जिसमें कह सकते हो कि हमारे देश में बनी हुई चीजों को अपनाने की सबसे ज्यादा बात की गई है, वो स्वदेशी आंदोलन था। और जो स्वदेशी वस्तुएं जो हैं, स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी में खादी की भी बात की गई है, क्योंकि उस समय हमारे देश में खादी का बड़ा उत्पादन होता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग खादी को यूज करें, खादी पहने, और इसकी बात महात्मा गांधी खुद करते हैं। तो स्वदेशी वही है कि भाई भारत में जो बने प्रोडक्ट हैं, जो बनी चीजें हैं, जो भारत में जिन चीजों का उत्पादन हो रहा है, उन चीजों का हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, वो स्वदेशी में आता है। और ये स्वदेशी काफी इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, 100% आएगा स्वदेशी। ठीक है, और इसको अच्छे से जरूर करके जाइएगा। ठीक है, आएगा ही आएगा। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 8 क्या रहेगा, अहिंसा का आंदोलन।
ठीक है, यानी महात्मा गांधी के ऐसे आंदोलन जो अहिंसक रहे हैं। एक चीज बताऊं, महात्मा गांधी ने जितना भी आंदोलन किया है वो सारे भैया अहिंसक आंदोलन ही हैं। तो भाई स्वतंत्रता के बाद जब भारत आजाद हुआ तो कौन कौन से भारत में अहिंसक आंदोलन हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। भूदान आंदोलन, जो ये भूदान आंदोलन है, भूमि को लेकर के जो आंदोलन किया गया था, भूदान आंदोलन है, एक अहिंसक आंदोलन है। अगला है नव कृषक आंदोलन, यानी किसानों को लेकर के नव कृषक आंदोलन किया गया था। चलिए मैं थोड़ा बहुत हम लोग इसको देख भी लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भूदान आंदोलन। 1940 में भूदान आंदोलन हुआ था, एक अहिंसक आंदोलन है। 19वीं शताब्दी के चौथे दशक में भूदान आंदोलन किया था और इस आंदोलन को किसने किया? विनोबा भावे ने किया। किसने भैया? विनोबा भावे ने किया था। और भूमिहीन किसानों के लिए, भैया ऐसे किसान जिनके पास कोई जमीन नहीं होती है उनको भी जमीन मिले ताकि वह भी खेती कर सके और उनका भी एक प्रकार से अच्छा रोजी रोटी हो सके, क्योंकि वो कब तक मजदूर बनकर के दूसरे के खेतों पर खेती करते रहेंगे। तो 1940 में भूदान आंदोलन हुआ था और इसको विनोबा भावे ने किया था। जो ऐसे किसान जिनके पास कोई भी जमीन नहीं है उनको भी जमीन मिले, उनको भी भूमि मिले ताकि वह भी खेती कर सकें। तो ये भूदान आंदोलन क्या है? एक अहिंसक आंदोलन है, ठीक है। अगला है 1980 का नव किसान आंदोलन। नव किसान आंदोलन की शुरुआत ऐसे समय में हुई जब भारत में कृषि की स्थिति खराब थी। इसका प्रारंभ जब व्यवसाय की परिस्थितियां कृषि के विपरीत थी, कृषि आधारित आय कम थी, यानी किसानों ने इस आंदोलन के जो नव किसान आंदोलन 1980 में हुआ, यह महाराष्ट्र में स्वायत्तकारी संगठनों के द्वारा किया गया था, जिसने प्याज के पारिश्रमिक मूल्य की मांग की थी। भाई प्याज को लेकर के महाराष्ट्र में इस आंदोलन को किया गया है। यह आंदोलन उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान संगठन ने इसका नेतृत्व किया और ये जो नव किसान आंदोलन है, किसान इसमें मांग करते थे कि भाई जिन चीजों का उत्पादन कर रहे हैं उनकी फसलों को एक सही रेट पर बेचा जाए, जिसको आज हम लोग खासतौर से एमएसपी के नाम से जानते भी हैं। अगला चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो है 1973 में हुआ था। ये कह सकते हैं कि भाई ये जो आंदोलन है ये हिमालय के, यानी कह सकते उत्तराखंड के गढ़वाल में हुआ है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल में हुआ था और इसमें चिपको आंदोलन जो है एक प्रकार से आपको पता ही होगा कि इसमें लोग जाकर के पेड़ों से चिपक जाते थे कि वो जंगलों को कटने नहीं देंगे, क्योंकि इसमें जंगलों को काटने की बात की गई थी, क्योंकि इसमें महिलाएं जो थी उन्होंने खास तौर से इसमें काफी भाग लिया था। तो चिपको आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा, या कह सकते हो कि इनका बड़ा योगदान हम लोगों को देखने मिलता, गौरी देवी, गंगा देवी, इन लोगों का बड़ा योगदान रहा चिपको आंदोलन में। अगला है 1970 का जंगल बचाओ आंदोलन। 1970 में जब सरकार ने साल वन को काटने, साल यानी सागवन का जो पेड़ होता है उसको काटने की बात की थी, तो बिहार के आदिवासियों ने इसका विरोध किया और जंगल बचाओ आंदोलन 1970 में बिहार में हुआ। 1970-80 में एक आंदोलन जिसको हम शांत घाटी आंदोलन बोलते हैं, साइलेंट वैली यानी शांत घाटी, केरल में इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वहां पर बिजली संयंत्र लगाना चाह रही थी, लेकिन वहां से वहां के पेड़ पौधों को काटा जाता, इसलिए एक आंदोलन हुआ जिसको हम खास तौर से शांत घाटी आंदोलन के नाम से जानते हैं। 1885 में नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ जो आंदोलन मध्य प्रदेश में एक आंदोलन हुआ है जिसमें नर्मदा नदी जो एक प्रकार से सूखती चली जा रही है उसको बचाने के लिए आंदोलन किया गया है। यह भी एक प्रकार का क्या है? अहिंसक आंदोलन है। अगला भैया आंध्र प्रदेश में शराब विरोधी आंदोलन। महिलाएं जो भाई शराब बिकती है और इससे कह सकते हमारे समाज में काफी बुरा प्रभाव जाता है, तो 1993-94 में आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु कह सकते हो या इन इलाकों में शराब विरोधी आंदोलन किया गया था और महिलाएं जो थी वो शराब की दुकानों के जाकर के आगे जाकर के धरना देती थी। यह भी एक प्रकार का क्या है? अहिंसक आंदोलन है, शराब विरोधी आंदोलन, ठीक है, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। अन्ना हजारे का लोकपाल आंदोलन 2011 में हुआ था। आपको पता हो कि अन्ना हजारे ने जाकर के दिल्ली के जंतर मंतर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन किया, जिसमें उन्होंने जन लोकपाल बिल यानी एक कानून बनाने की बात करते थे। तो अन्ना हजारे का जो 2011 का आंदोलन है यह भी एक प्रकार का अहिंसक आंदोलन के नाम से जाना जाता। अगला है 2012 में निर्भया आंदोलन। आप सबको पता होगा 2012 में दिल्ली में एक बहुत बड़ा गैंग रेप हुआ जिसको निर्भया के नाम से जाना जाता है, जिसमें कह सकते हैं यह भी एक प्रकार का अहिंसक आंदोलन था, जिसमें खास तौर से अगर आप देखेंगे जिनको बाद में फांसी की भी सजा हुई है, तो निर्भया आंदोलन भी एक प्रकार का क्या है? अहिंसक आंदोलन है, ठीक है। तो ये सारे आंदोलन अहिंसक आंदोलन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। देखिएगा
अगला जो हमारा 9 चैप्टर क्या रहेगा, शांति आंदोलन। भाई ऐसे आंदोलन जो शांति की बात करते हैं, ठीक है। देखो महात्मा गांधी भैया हमेशा विश्व शांति की बात करते थे और कहते थे पूरी दुनिया के लिए भाई मेरे पीस और शांति जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। गांधी जी हमेशा विश्व शांति के पक्षधर हैं और गांधी जी ने हमेशा क्षमा, दया, प्रेम, धैर्य इसकी बात करते हैं और महात्मा गांधी शांति के पक्षधर कहते थे भाई पूरी दुनिया में शांति बनी रहनी चाहिए। और इसलिए महात्मा गांधी ने कहा कि भाई जो भी आंदोलन किए जाए वो शांति, भाई ताकि दुनिया में शांति रहेगी तभी तो कोई काम हो जाए। शांति प्रमुख शांतिवादी कौन कौन है, जैसे लियो टॉल्स्टॉय जो है उन्होंने पूरी दुनिया में शांति की बात की है। यह एक रूसी लेखक थे और इन्होंने क्रीमिया के युद्ध में लड़े हैं। ये ईसाई शांतिवादी हैं लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। अगला अल्बर्ट आइंस्टीन भी एक कह सकते हैं कि शांतिवादी व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंसा और युद्ध को खत्म करने की बात की और शांति की वकालत की है। अल्बर्ट आइंस्टीन गांधी जी के अहिंसा के बहुत प्रशंसक थे। आइंस्टीन ने खुले तौर पर कहा था कि शांति सबसे अधिक प्रिय है और उन्होंने कहा था कि लोगों को युद्ध करने से मना किया है और युद्ध अच्छी बात नहीं है। अगला है इमले भी एक अहिंसक शांतिवादी है। उन्होंने न्याय, मानवता, सद्भाव और इसकी बात की है, ठीक है। अगले अगर आप देखेंगे जॉर्ज एक नाटककार है। उन्होंने संघर्ष को सुलझाने के लिए और शांति की बात की है सभी लोगों ने। मार्टिन लूथर किंग एक नेता हैं और अमेरिका में नागरिक आंदोलन उन्होंने किया है। किंग जूनियर यानी गांधी जी के विचारों के कट्टर अनुयायी थे। उन्होंने अहिंसा के सिद्धांतों को छोड़ने से इनकार कर दिया। शांति और सहिष्णुता के लिए उन्होंने अहिंसक आंदोलन को बात की है, ठीक है। तो मार्टिन लूथर किंग जो है भी एक प्रकार से शांति आंदोलन, शांति की बात करते हैं। ये जितने लोग हैं सभी लोगों ने भैया क्या किया, शांति की बात की। तो गांधी जी भी शांति को मानते हैं। तो इन लोगों ने कहा कि भाई जो भी आंदोलन होते हैं उनमें हमें शांति की बात करनी चाहिए और शांति क्या है पूरी दुनिया में बेहतर माहौल क्या कर सकती भाई मेरे, बना भी सकती। तो शांति आंदोलन में जो व्यक्तियों के नाम मैं बता रहा हूं ना, इन्हीं में से किसी का कुछ नाम आपसे पूछा जा सकता है। वैसे मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में से ज्यादा कुछ आ सकता। ओके, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 10वां क्या रहेगा, महिला आंदोलन। देखो भाई महिला आंदोलनों की बात करूं, ऐसे आंदोलन जिसमें महिलाओं ने भारत में बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। तो सबसे पहले जी चिपको आंदोलन, जो अभी मैंने आपको बताया था कि लोग जाकर के पेड़ों से चिपक जाते थे। इसमें अगर आप देखेंगे सुलतान लाल बहुगुणा तो है जरूर, लेकिन इसमें महिलाओं ने खूब भाग लिया। महिलाएं जा जाकर के पेड़ों से चिपक जाती थी और कहती थी कि भैया हम पेड़ों को कटने नहीं देंगे। उत्तराखंड के गढ़वाल में हुआ है और कह सकते कि पेड़ों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें कह सकते कि महिलाओं ने बहुत तेजी से भाग लिया। अगला नर्मदा बचाओ आंदोलन। भाई नर्मदा एक नदी है, मध्य प्रदेश में बहती है और इस नदी को बचाने के लिए जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में भी अगर आप देखेंगे महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। इसलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन भी एक प्रमुख महिला आंदोलन के नाम से जाना जाता है। दहेज विरोधी, आप सबको पता होगा भाई हमारे देश में खूब दहेज लिया जाता है, देखा होगा ना। शादी विवाह जब होता है देखो कितना सारा दहेज लेता है लड़का लोग, ठीक है। तो दहेज विरोधी आंदोलन हमारे देश में बहुत सारे हुए हैं। तो उन दहेज विरोधी आंदोलनों में अगर आप देखेंगे खास तौर से महिलाओं ने ही भाग लिया है, क्योंकि महिलाएं ही इस दहेज का शिकार होती है ना। भाई लड़के देखो शादियों में कितना सारा दहेज मांग लेते हैं ना। तो कह सकते हैं कि दहेज विरोधी आंदोलन जो है यह भी एक प्रकार से क्या है, महिला आंदोलन है। अगला शराब विरोधी आंदोलन। शराब का जो अभी मैंने आपको शराब विरोधी आंदोलन बना कि भाई आंध्र प्रदेश में शराब को लेकर के महिलाओं ने आंदोलन किया और शराब की दुकानों के सामने जाकर के धरना दिया है। शराब विरोधी जो आंदोलन है यह भी एक प्रकार का क्या है, महिला आंदोलन है। इसमें भी आप लोग कह सकते हैं कि इस आंदोलन में भी महिलाओं ने ही बढ़ चढ़ करके भाग लिया था, क्योंकि महिलाएं ही सबसे ज्यादा भाई शराब का शिकार होती ना। भाई पुरुष शराब पी करके आता है तो घरों में मार पीट करता है। तो शराब विरोधी आंदोलन भी एक महिला आंदोलन है। अगला खाप पंचायतों के खिलाफ। आप सबको पता कि जो हरियाणा और राजस्थान में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो खाप पंचायतें हैं वो लड़कियों पर बहुत नियम कानून लगाती है। मोबाइल नहीं रख सकती हैं, जींस का पैंट नहीं पहन सकती हैं। तो इन खाप पंचायतों के खिलाफ भी कह सकते हैं कि महिलाओं ने खूब सारे आंदोलन किए हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं जी, खाप पंचायत आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो खाप पंचायत आंदोलन भी महिलाओं ने भाग लिया था। एक है जी गुलाब गैंग क्या है, एक प्रकार के यह भी महिला आंदोलन है जिसमें महिलाओं ने भाग लिया
और एक कह सकते कि जिन महिलाओं के साथ हिंसा होती थी, दमन होता था, शोषण होता था, उन महिलाओं के खिलाफ एक गुलाब गैंग है, एक प्रकार की महिलाओं ने अपनी गैंग या गुट बना लिया था और वो जाकर के जहां पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती थी वहां पर एक प्रकार से वो आंदोलन करती थी। इसमें थोड़ी हिंसा भी होती थी, ठीक है। अगला मणिपुर में आसफा आंदोलन, क्योंकि इसमें मणिपुर में नग्नता का जो विरोध किया, महिलाओं को जो नग्न किया गया था उसका विरोध में एक ये भी महिला आंदोलन। और अगला भैया कह सकते हैं निर्भया आंदोलन। निर्भया आंदोलन दिल्ली में जो कह सकते हैं 2012 में जो एक निर्भया केस हुआ था, गैंग रेप जो हुआ था उस लड़की के साथ, ठीक है। तो निर्भया आंदोलन भी क्या एक महिला आंदोलन है, जिसमें कह सकते हैं कि इस आंदोलन में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। तो महिला आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। और ये जितने आंदोलन बताए इनको पॉइंट बना करके और आपको हेडिंग बना करके इन सारे क्वेश्चनों को एग्जाम में लिखना है, ठीक है। अगला देखिएगा हमारा 11वां चैप्टर रहेगा और 11वें चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या बताना है, पर्यावरण संबंधी आंदोलन। जितने मैंने आंदोलन पढ़ाए उसमें पर्यावरण वाले कौन, जैसे चिपको आंदोलन एक पर्यावरण आंदोलन है तो चिपको आंदोलन का बता देना। नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है एक पर्यावरण, यानी यहाँ नदी को बचाने की बात की जा रही थी, इसलिए ये भी आंदोलन क्या हो जाएगा, खास तौर से पर्यावरण आंदोलन है। साइलेंट वैली यानी शांत घाटी वाला जो मैंने आंदोलन आपको बताया ये भी पर्यावरण आंदोलन है। जल संरक्षण को लेकर के बहुत आंदोलन हुए, पानी बचाने को लेकर के, और ग्रीन पीस आंदोलन जो हरियाली को लेकर के किया गया है, ये सारे आंदोलन ऐसे हैं हमारे देश में हुए हैं जो पर्यावरण को लेकर के यानी इन्वायरमेंट को लेकर के ये सारे आंदोलन किए गए हैं। देखो ये सारे आंदोलनों का जिक्र मैंने आपको पहले भी कर चुका हूं। तो ऐसे ये आंदोलन जिसमें पर्यावरण की, जैसे भाई चिपको आंदोलन के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है, ये क्या है, पर्यावरण आंदोलन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मैंने बताया कि नर्मदा नदी को बचाने के लिए जो किया गया, मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी बहती है उसके लिए जो आंदोलन हुआ है वह भी क्या एक पर्यावरण आंदोलन है। साइलेंट वैली आंदोलन, साइलेंट वैली यानी शांत घाटी जो खासतौर से केरल में है, तो केरल के त्रिवेंद्रम में है, वहां जो आंदोलन हुआ है वह भी एक पर्यावरण आंदोलन है। जल संरक्षण, भाई पानी को बचाने को लेकर के जो आंदोलन होते हैं वह भी एक क्या है, पर्यावरण आंदोलन है। आप सबको बताओ कि भाई पानी बचाना हमारे लिए कितना जरूरी है और कितना इंपॉर्टेंट है। तो 11वां चैप्टर भी इंपॉर्टेंट रहेगा और इससे भी रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही देखिएगा। अगला जो चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 12वां क्या है भाई, सामाजिक सद्भाव। सामाजिक सद्भाव का मतलब यह होता है भाई समाज में हमें मिलजुल करके रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्रेम मोहब्बत के साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। हमें किसी प्रकार से जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर भैया किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए और हमें समाज में मिलजुल करके रहना। भाई सबसे मिलजुल करके रहो, सभी को एक समान मानो और समाज की तरक्की में मदद कीजिए, यही होता जी सामाजिक सद्भाव, ठीक है। तो सामाजिक सद्भाव गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और खास तौर से ये 10 नंबर में आपसे एग्जाम में आ सकता है। सामाजिक सद्भाव अगर आएगा तो जो मैं आपको बता रहा हूं यही चीजें आप लोग बता दीजिएगा, आराम से इसको लिख पाएंगे। अगला देखिएगा चैप्टर नंबर 13वां क्या रहेगा, शिक्षा। देखो महात्मा गांधी जी अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर नहीं है, बल्कि कह सकते हो कि महात्मा गांधी भारतीय शिक्षा के पक्षधर हैं। पहली बात है शिक्षा का उद्देश्य क्या भैया, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का विकास करना, व्यक्ति में बदलाव लाना, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। तो ये क्या है, शिक्षा का उद्देश्य है। तो महात्मा गांधी का यही मानना कि शिक्षा जो है वो व्यक्ति को बदलती है और शिक्षा क्या है भैया व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा ही क्या है, महत्वपूर्ण है। शिक्षा का संकीर्ण अर्थ क्या होता है, संकीर्ण का मतलब जो लोग शिक्षा को सिर्फ रोजगार तक सीमित मानते हैं, कि नौकरी तक सीमित मानते हैं, उनका मानना कि शिक्षा मिलने से, पढ़ने लिखने से नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा। संकीर्ण का मतलब छोटी सोच, यानी शिक्षा में छोटी सोच हमारी यही होती है कि भाई शिक्षा जो है वो एक प्रकार से नौकरी रोजगार तक ही सीमित है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे युवाओं के ज्ञान का, चरित्र का और व्यवहार को आकार दिया जाता है। भाई शिक्षा आपके ज्ञान को बढ़ाती है, आपके चरित्र का निर्माण करती है, आपका व्यवहार में बदलाव लाती है और आपका विकास करती है। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, यानी बड़े लेवल पर शिक्षा का अर्थ क्या है, तो बड़े लेवल पर शिक्षा जो एक प्रकार से जो जीवन भर चलती, भाई शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर, क्योंकि व्यक्ति बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक सीखता ही रहता ना। जैसे जॉन डेवी कहते हैं शिक्षा अपने व्यापक अर्थों में सामाजिक निरंतरता है, यानी व्यक्ति जीवन भर सीखता ही रहता है। शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म के साथ शुरू होती है और मृत्यु के साथ ही शिक्षा समाप्त होती है। भाई यानी एजुकेशन पर एक शिक्षा क्या कह सकते हो कि एक शिक्षा एक ऐसी चीज है जो कह सकते हो कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है।
भाई पूरे साल, पूरे जीवन, या कह सकते हैं आप लोग भाई पूरी लाइफ या पूरे जीवन ही हम लोग भाई शिक्षा प्राप्त करते रहते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक शिक्षा चलती रहती है। और शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? भाई शिक्षा का उद्देश्य जो है एक प्रकार से कह सकते हैं आध्यात्मिक उद्देश्य है। लोगों को ईश्वर से, अध्यात्म से जोड़ना, व्यक्ति को समाजवादी बनाना है, जो लोग समाज में योगदान दे। शिक्षा युवाओं के विकास में या उनका बुद्धि, बल, विवेक इसमें बढ़े। शिक्षा एक क्या है? पवित्रता का मुद्दा है। शिक्षा के जरिए व्यक्ति एक प्रकार से अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है। शिक्षा का क्या उद्देश्य है? व्यवसायिक उद्देश्य है भैया शिक्षा का उद्देश्य, कि भाई रोटी, नौकरी, रोजगार मिल जाएगा। शिक्षा का व्यवसायिक उद्देश्य है। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है ज्ञान का उद्देश्य है। शिक्षा के जरिए लोगों को ज्ञान मिलता है, जानकारी मिलती है। ठीक है, शिक्षा का दूसरा उद्देश्य क्या है? ज्ञान का उद्देश्य, लोगों को ज्ञान देना, जानकारी। शिक्षा का सांस्कृतिक उद्देश्य भी है कि लोगों को अपनी संस्कृति, कल्चर, खान पान, पहनावा, रीति रिवाज, इनसे भी जुड़ना। शिक्षा का उद्देश्य भैया चरित्र का निर्माण करना। भाई लोगों का चरित्र, लोगों का कैरेक्टर जो है बढ़िया बने। हर व्यक्ति का कैरेक्टर, चरित्र महात्मा गांधी और विवेकानंद के जैसा बने। महात्मा गांधी और विवेकानंद शिक्षा को चरित्र निर्माण की तरह से जोड़ते हैं। शिक्षा का आध्यात्मिक उद्देश्य भी है कि लोगों को ईश्वर से जोड़ना, ये भी शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का समेकित उद्देश्य है कि व्यक्ति का विकास करना। शिक्षा के बिना कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। शिक्षा ही हमें क्या करती भैया? संघर्ष सिखाती है। शिक्षा का अवकाश उद्देश्य है, खाली समय में अपने समय का सदुपयोग कर सके, यह भी शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य भाई नागरिकों का प्रशिक्षण करना। भाई नागरिक अच्छे कर्तव्यों को माने, अच्छा नागरिक बन सके, अच्छा सिटीजन बन सके, यह भी शिक्षा का उद्देश्य है। और शिक्षा का उद्देश्य है संपूर्ण जीवन का उद्देश्य, यानी शिक्षा क्या है? पूरे जीवन को बेहतर ढंग से सिखाने का है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सामाजिक उद्देश्य है। भाई जो व्यक्ति शिक्षित रहेगा, जो समाज शिक्षित रहेगा, वो समाज तरक्की करेगा। तो शिक्षा का यह सामाजिक उद्देश्य है, व्यक्ति का विकास और व्यक्ति के विकास से समाज का विकास। तो शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरी नजर में, और इससे भी मैं कह सकता हूं कि भाई आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकता है और पूछा जा सकता है। तो इसको भी जरूर करके जाइएगा। शिक्षा पर गांधी के विचार क्या हैं? तो जो मैं आपको बता रहा हूं यही लिख दीजिए। कई बार पेपर में आया भी है कि शिक्षा पर गांधी के विचार बताइए। ठीक है, कई बार ये भी पूछा है। ठीक है, अगला देखिएगा हमारा चैप्टर नंबर 14 क्या रहेगा? सदाचार और नैतिकता। महात्मा गांधी भैया सदाचार में बड़ा विश्वास करते। सदाचार का मतलब भैया अच्छा आचरण, जैसे नमस्ते नमस्कार करना, किसी की इज्जत करना, इसी को बोलते भैया सदाचार। नैतिकता क्या है? नैतिकता का मतलब अपनी जिम्मेदारी को समझना ही नैतिकता है। ठीक है, जैसे चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, दूसरे की संपत्ति ना लेना, भाई बिना पूछे दूसरे की चीज मत लीजिए, ये नैतिकता है। ठीक है, और विश्व शांति में विश्वास करना, अपना चरित्र का निर्माण कीजिए, यही क्या है? ये नैतिकता है और यही हमारा सदाचार है। अहिंसा खोना, हिंसा ना करना, हमेशा सच बोलो, चोरी नहीं करनी चाहिए, हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, संपत्ति का त्याग करो, बहुत ज्यादा संपत्ति इकट्ठा नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा धन वन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, और चरित्र का निर्माण करना चाहिए, पूरी दुनिया में शांति की बात करनी चाहिए। यही महात्मा गांधी के विचार हैं, यही सदाचार और नैतिकता है। ठीक है, तो 14वां चैप्टर भी है। देखो जो मैंने बता रखा है, इतना ही अगर आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो मैं जरूर कह सकता हूं कि भाई मेरे आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बल्कि बहुत इजी किताब है और बहुत इजी बुक है, और एग्जाम ठीक ठाक ही जाएगा। बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है इस पेपर में। ओके।